गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर होल्डिंग कंपनी का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा। ये एक मिसलेनियस प्रॉब्लम होगा। मिसलेनियस प्रॉब्लम कहने का मतलब एक ही प्रॉब्लम के अंदर डिविडेंड, रिवैल्यूएशन या बोल सकते हो आप बोनस शेयर, ठीक है, एटसेट्रा डिफरेंट टॉपिक्स इंक्लूडेड होगा। दैट इज कॉल्ड एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम। तो ऐसा एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे जुपिटर लिमिटेड है, परचेज किया है नेपच्यून लिमिटेड का 1 अक्टूबर में। ये बैलेंस शीट का डेट है 31 मार्च, अक्टूबर में परचेज किया है। यहाँ से आपको 31 मार्च जाने में 6 मंथ लगेगा, तो वो 6 मंथ इधर हो गया। इसका मतलब हुआ करेंट ईयर प्रॉफिट 6 मंथ का प्री होगा, 6 मंथ का पोस्ट होगा। ये मिड ईयर परचेज का क्वेश्चन हो गया और टाइम रेशियो हो गया 6:6। तो करेंट ईयर का प्रॉफिट 1:1 दैट इज 6:6 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जुपिटर लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, नेपच्यून लिमिटेड सब्सिडियरी हुआ। यहाँ इसका शेयर कैपिटल 1,80,000 10 रुपया वाला है। इस मीन्स 18,000 शेयर है। जुपिटर लिमिटेड कितना शेयर परचेज किया यहाँ नहीं बताया है। इन्वेस्टमेंट में देखिए बता दिया है 13,500। तो 18,000 शेयर में 13,500 हम लोग परचेज किए हैं। तो इसका मतलब हो गया 75% होल्डिंग हो गया, 25% माइनॉरिटी हो जाएगा। ये रहा इसका बैलेंस शीट में डिटेल्स, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रेड पेएबल है, रिजर्व सरप्लस में 90,000 है। इसका ब्रेकअप देखना होगा जनरल रिजर्व और सरप्लस को लेके। फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल, इंटेंजिबल है, करेंट एसेट्स है, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और बैंक, ओके। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। आते हैं रिजर्व सरप्लस। देखिए यहाँ 30,000 है और 60,000, टोटल हो गया 90,000। हमको देखना होगा 1 अप्रैल को कितना था, तब पता चल जाएगा करेंट ईयर प्रॉफिट के बारे में। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट में देखिए ट्रेड पेएबल है, यहाँ पर बिल्स पेएबल लिखा हुआ है। जुपिटर को दिए थे 6,000 का। कोई बिल्स रिसीवेबल नहीं है यहाँ, वो बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करा चुका है तो कंटिंजेंट में चला गया। तो कोई म्यूचुअल नहीं कर पाएंगे क्योंकि नेपच्यून के पास, यहाँ जुपिटर के पास देखिए यहाँ 6,000 रुपया नेपच्यून में बिल्स पेएबल है। तो जुपिटर के पास बिल्स रिसीवेबल होना चाहिए, है नहीं, वो उसको डिस्काउंट करा चुका है, इसलिए म्यूचुअल नहीं कर पाएंगे। जो भी हो, यहाँ देखिए नेपच्यून लिमिटेड 1 अप्रैल को 30,000 रुपया था आपका जनरल रिजर्व में। बैलेंस शीट में देखिए 30,000 ही है और 1 अप्रैल को भी 30,000 था, तो नो चेंज। ये पूरा का पूरा प्री हो गया। अब पोस्ट में नील हो जाएगा क्योंकि कोई करेंट ईयर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखिए सरप्लस अकाउंट में 36,000 था। 10% डिविडेंड दिया गया है। 10% डिविडेंड है तो शेयर कैपिटल है आपका 1,80,000। तो सरप्लस जो आपका 36,000 था उसमें से 18,000 डिविडेंड दे देंगे तो सरप्लस 18 बचेगा 1 अप्रैल 19 को 1 अप्रैल। अब बैलेंस शीट के अंदर आपका 60,000 है तो करेंट ईयर आपका हो जाएगा 42। अब 42 में 21 प्री और 21 पोस्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका एनालिसिस का हिसाब, ठीक है। यहाँ पर लिखा है कि ये गलती से वो PL अकाउंट में इंक्लूड किया था। दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसका मतलब होल्डिंग कंपनी रॉन्ग एंट्री किया है, तो होल्डिंग कंपनी को रेक्टिफिकेशन एंट्री लाना होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री कहने का मतलब PL टू इन्वेस्टमेंट, PL डेबिट टू इन्वेस्टमेंट 75% आएगा, दैट इज 13,500, 13,500 रेक्टिफिकेशन एंट्री लिख देंगे। असली चीज यहाँ देखिए, प्लांट एंड मशीनरी जो बुक्स में था 1,20, साल के शुरू में प्लांट एंड मशीनरी 1,20 है
और यहाँ लास्ट में देखिए 1,08,000 है, 12,000 रुपया कम हो चुका है। ये 12,000 डिप्रिसिएशन है, 10% है। ओके, ऑन द डेट ऑफ परचेज रिवैल्यूएशन हुआ है 144। इसका मतलब रिवैल्यूएशन किया गया है 1 अक्टूबर को, और ये वैल्यू आपका है 1 अप्रैल का। तो यहाँ 6 महीना का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन होगा आपका 6,000। तो ये वैल्यू आपका आ जाएगा 114, और 114 हो गया 144, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 30,000 होगा। रिवैल्यूएशन का वर्किंग को आपको ध्यान से देखना होगा। ये आपका 1 अप्रैल का वैल्यू है, ये 31 मार्च का है, 10% डिप्रिसिएशन हुआ है। रिवैल्यू फिगर 144 है, रिवैल्यूएशन 1 अक्टूबर को हुआ है, तो इसको 1 अक्टूबर 6 महीना डिप्रिशिएट करना होगा, तो 114 होगा, 44 है, 30,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। फिर उसके ऊपर 6 महीना का डिप्रिसिएशन आ जाएगा 10%, 6 मंथ 1,500। ठीक है, इसका वर्किंग दिखा देंगे। यहाँ देखिए 9,600 रुपया स्टॉक में इंक्लूडेड है इन्वेंट्री में, जिसके ऊपर प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 25/125। तो यहाँ पे अनरियलाइज प्रॉफिट निकलेगा। यहाँ रिवैल्यूएशन का वर्किंग को खूब ध्यान से देखिएगा। मिड ईयर परचेज के क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन है, प्री डिविडेंड तो एज यूजुअल है ही है, और उसका वो रॉन्ग एंट्री किया था, ये भी बता दिया गया था। अब मिड ईयर परचेज है वो तो आप देख लो, हम लोग शेयर एक्वायर किए थे 1 अक्टूबर को, अब बैलेंस शीट है 31 मार्च को, हमारे बाद 6 महीना, तो हमारे पहले भी 6 महीना। चलिए इसका एक एक वर्किंग को डिटेल्स में समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन का वर्किंग करते हैं। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन ओपनिंग माइनस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय ओपनिंग इंटू 100। ओपनिंग आपका 120 था, क्लोजिंग आपका 1,08,000 था, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन आया आपका 10%, और ये आइटम है प्लांट एंड मशीनरी। ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग वैल्यू 1,20 था, जो 1 अप्रैल का था, 31 मार्च का 1,08 था, 12,000 डिप्रिसिएशन हुआ, 1,20,000 का 10%। अब निकालेंगे बुक वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2019। वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 19 का वैल्यू है 1,20,000, माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन 10% फॉर 6 मंथ। 10% डिप्रिसिएशन 6 मंथ का होगा 6,000, तो 114 हो जाएगा। हम लोग शेयर एक्वायर किए 1 अक्टूबर के दिन, तो रिवैल्यूएशन भी 1 अक्टूबर को ही करेंगे, दैट इज 6 महीना बाद। तो 1 अप्रैल को 1,20 था, इसका 6 महीना का डिप्रिसिएशन 6,000, तो 1,14 हो गया। अब आ जाएगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैसे होगा, उस दिन रिवैल्यू किया गया 144, अब बुक में होना चाहिए 114, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया आपका 30,000, और इसके ऊपर डिप्रिसिएशन कर देंगे 30,000 का 10%, 30,000 का 10%, अब बचा हुआ 6 मंथ, दैट इज 1,500 रुपया। ओके, ये हो गया डिटेल वर्किंग रिवैल्यूएशन का। सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट है, रिवैल्यूएशन 1 अक्टूबर को होगा, बुक वैल्यू 1 अप्रैल का है, तो उसको 1 अक्टूबर में कन्वर्ट करके रिवैल्यूएशन कर दिए। बाद में 6 महीना बचा है, तो 6 महीना का डिप्रिसिएशन कर दिए। अब हम लोग अपने मेन वर्किंग में आ जाएंगे। 1 नंबर वर्किंग हम लोग का होता है शेयर ऑफ होल्डिंग। शेयर ऑफ होल्डिंग कहने का मतलब हम लोग उसका 13,500 शेयर एक्वायर किए थे, टोटल 18,000 शेयर था, इंटू 100 75%। शेयर ऑफ माइनॉरिटी, माइनॉरिटी वाला लोग तब 4,500 शेयर पाया होगा, 18,000 इंटू 100 25%। क्लियर है। 2 नंबर होगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट। एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट के वर्किंग में एक कॉलम प्री, दूसरा पोस्ट। अगर जनरल रिजर्व का बात करें तो जनरल रिजर्व 1 अप्रैल 19 के डेट में
जनरल रिजर्व आपका 30,000 था जो प्री होगा, अब बैलेंस शीट में भी 30,000 है तो करेंट ईयर बोल के कुछ नहीं होगा। सरप्लस अगर देखते हैं 1 अप्रैल 19 का डेट में सरप्लस आपका 36,000 था, इसमें से वो डिविडेंड पेड किया है। डिविडेंड पेड 10% ऑफ कैपिटल 18,000 हो रहा है, 18,000 हो गया आपका प्री। अब बैलेंस शीट के अंदर में सरप्लस अकाउंट के नाम से है 60,000, 18 लिख दिए तो 42, 6:6 का रेशियो में जाएगा 21:21। रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, रिवैल्यूएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में 30,000 रुपया दाम बढ़ाए हैं, 30,000 हो गया प्रॉफिट। अब 1,500 6 महीना का डेप्रिसिएशन हो गया हमारे लिए लॉस। ये हो गया एनालिसिस। अब इसको ऐड करके इसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट को लेस कर देंगे। लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है 25%। अब यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। ये आपका आया 99,000 आ जाएगा ये। तो 99,000 का 25% आपका आया 24,750, उसमें से माइनस कर दिए 74,250। ये 19,500 का 25% आपका आया 4,875, माइनस इक्वल टू कर दिए 14,625। फिर से आप एक बार एनालिसिस को देख लो। जनरली जब 30,000 1 अप्रैल को था, बैलेंस शीट में भी 30,000 है पूरा प्री। सरप्लस 36 में से 18 डिविडेंड दे दिए, 18 बचा, बैलेंस शीट में 60 है, 42 को 6:6 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। रिवैल्यूएशन में 30,000 प्रॉफिट था, 1,500 डिप्रिसिएशन था, प्लस करके माइनॉरिटी माइनस कर दिए। यहाँ पर एक नोट करते हैं, डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट रिसीव्ड बाय जुपिटर लिमिटेड, होल्डिंग कंपनी है, wrongly included in profit and loss account, therefore rectification entry will be required। और डिविडेंड रिसीव्ड का अमाउंट दिखा देते हैं। डिविडेंड दिया था 18,000, उसका 75% होगा 13,500। अब वो पीएल में लिखा है इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए चलते अगले वर्किंग की तरफ। वर्किंग नंबर 3 करेंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम लोग जो शेयर एक्वायर किए थे उसका वैल्यू था 202,500। इसमें से प्री डिविडेंड माइनस किया जाएगा, वो था 13,500, तो ये हो गया आपका 189,000। ओके, इसमें से जो लेस करते थे पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर आपका हो गया 1,35,000। अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हो गया आपका 74,250। अब ये बाहर गया 250, 209,250, और यहाँ पे आंसर आपकी आ जाएगा कैपिटल रिजर्व। निगेटिव आ रहा है, कैपिटल रिजर्व 250, 20,250 आ गया कैपिटल रिजर्व। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड रिसीव्ड को बाद दे दिए। अब पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट एज यूजुअल। ओके, वर्किंग नंबर 4 करेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, माइनॉरिटी के पास 4,500 शेयर था तो उसका पेड अप वैल्यू हो गया 45,000। ऐड में होगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, अब प्री एक्विजिशन प्रॉफिट के साथ होगा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट।
प्री प्रॉफिट था 24,750, 24,750, 4875, ये हो गया आपका 74,625 हो गया आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वर्किंग नंबर 5 करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट में हमको देखना होगा स्टॉक का पोजीशन क्या था। स्टॉक था 9,600, अब प्रॉफिट था 25% ऑन कॉस्ट, दैट इज 25/125, 1920 हो गया अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, वर्किंग नंबर 6 होता है आपका कंसोलिडेटेड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व सब्सिडियरी कंपनी का, पोस्ट में कुछ नहीं था, अपना जनरल रिजर्व था, अपना माने होल्डिंग कंपनी का 36,000 प्लस पोस्ट एक्विजिशन नील था, तो टोटल 36 ही रह जाएगा। लास्ट वर्किंग नंबर 7 कंसोलिडेटेड सरप्लस। हम लोग का अपना होल्डिंग कंपनी का अपना सरप्लस था 60,000 प्लस होगा आपका पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट में जो भी बचा था वो सब सरप्लस ही होगा 14,625 माइनस होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कैलकुलेशन था 1920 माइनस होगा प्री डिविडेंड था आपका 13,500। ये दो माइनस होगा 60,000 प्लस 14,625 माइनस 1920 माइनस 13,500, रिजल्ट होगा 59,205। ये हो गया हम लोग का 7 वर्किंग्स। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट का जरूरत पड़ता है। नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व एंड सरप्लस लगेगा। रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग करेंगे नोट्स टू अकाउंट के लिए। जनरल रिजर्व आपका 36,000 था। सरप्लस अकाउंट आपका आया था 59,205। अब वर्किंग में हम लोग का कैपिटल रिजर्व आ गया था। कैपिटल रिजर्व का अमाउंट आया था 20,250, 20,250 तीनों प्लस कर देंगे। ओके, इसका टोटल हो गया 115,455। ठीक है, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए नोट्स टू अकाउंट का जरूरत पड़ता है। ओके, तो 1 नंबर में आ गया रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सरप्लस और कैपिटल रिजर्व। टोटल अपना वर्किंग 7 था। 7 वर्किंग सीरियली किए हैं। और इम्पॉर्टेंट वन अगर बात करें तो रिवैल्यूएशन था। ये मिड ईयर परचेज में रिवैल्यूएशन था। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए, मेन चीज है। रिवैल्यूएशन हुआ 1 अक्टूबर, 1/20 था 1 अप्रैल का दाम। 1 अक्टूबर में कन्वर्ट करके रिवैल्यूएशन किए, अब बाद में बचा हुआ 6 महीना का डेप्रिसिएशन किए। ठीक है, अब चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट का फॉर्मेट, जुपिटर लिमिटेड का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएगा। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हेडिंग दिए, उसमें ए नंबर लाएंगे शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड का 1 नंबर आइटम होगा आपका शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी वाला रिकॉर्ड होगा, सब्सिडियरी का कैंसिल हो गया। 2 नंबर आएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट्स टू अकाउंट हो गया है 115,455। बी नंबर आपका नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज बैलेंस शीट में पहले ही नहीं था, इसलिए डैश। सी नंबर करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में लाते हैं ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल दोनों कंपनी का प्लस करेंगे 60,000 और 48,000। 60,000 और 48, 1,08,000 हुआ 108। और आपका म्यूचुअल बोला हुआ था क्वेश्चन में, म्यूचुअल खोजते हैं, म्यूचुअल कहीं पे नहीं था, म्यूचुअल था ही नहीं इस क्वेश्चन में।
कोई म्यूचुअल नहीं था, वो बिल्स रिसीवेबल पेएबल वाला म्यूचुअल हो सकता था, पेएबल में है बट रिसीवेबल है नहीं, वो डिस्काउंट करा चुका है, इसलिए म्यूचुअल नहीं होगा। 1,08,000 इसी यहाँ करेंट लायबिलिटी में ले आते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट को। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन था 74,625, 74,625। अब इसको यहाँ प्लस करके दे देंगे टोटल। ओके, ये हो गया आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसका टोटल आया 658,080। ओके, अब चलते हैं एसेट्स की तरफ। ये हेडिंग दे दी आपके लिए। लाते हैं सबसे पहले आपके लिए एसेट्स। एसेट्स में ए नंबर होगा नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में रोमन 1 फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में टेंजिबल। टेंजिबल पहले देखते हैं कितना कितना था। 1,80,000 प्लस 1,68,000 प्लस रिवैल्यूएशन का 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन का 1,500। 180 168 था, 30,000 रिवैल्यूएशन प्लस 1,500 डेप्रिसिएशन माइनस। ये हो गया 376,500। इंटेंजिबल पहले से बैलेंस शीट में था 6,000 और 24,000, ये हो जाएगा 30,000। बी नंबर में लाएंगे आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स में रोमन 1 इन्वेंट्री। इन्वेंट्री से म्यूचुअल माइनस होगा। इन्वेंट्री आपका था 70,500 प्लस 60,000, अब माइनस होगा 1920 जो म्यूचुअल था। ठीक है, इसका रिजल्ट आया 128,580। इसके अलावा 2 नंबर में देते हैं ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल दोनों को प्लस कर देंगे, म्यूचुअल था नहीं, 84,000। और 3 नंबर में आपको देते हैं कैश एंड बैंक। कैश एंड बैंक दोनों प्लस कर देंगे, आपका 39,000। अब इसको ऐड करेंगे, ऐड करके देखेंगे टोटल कितना आ रहा है। ये हो गया फिक्स्ड एसेट रिवैल्यूएशन प्लस डेप्रिसिएशन माइनस, यहाँ से इन्वेंट्री से अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस। इसको ऐड करके देखते हैं 658,080 आना चाहिए। यस, 658,080 आ गया। इसका मतलब टोटल मैच कर गया, तो हम लोग सही बनाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिखिए, अब मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।